हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में। आज हम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि यौन अपराधों के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 375 एंड 376 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो सेक्शन 376 ए बी है, 376 बी है, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग सारे केस लॉज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि कौन से केस लॉज में कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए, तो आप लोगों को सेक्शन और अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब पहले केस लॉ से। तो सबसे पहला केस लॉ जो हमारे पास आया है ये है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट 185। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और आप लोगों में से शायद बहुत लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो इस केस को हम मथुराबाई रेप केस के नाम से भी जानते हैं। मथुराबाई जो थी ये एक कस्टडी में थी। कस्टोडियल रेप के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये मथुराबाई जो थी ये कस्टडी में थी और उसका कस्टडी में रहते हुए रेप हो गया था। तो रेप होने के बाद उसकी बॉडी पे कोई भी मार्क्स नहीं थे, कोई ऐसा कि उसने रेसिस्ट किया हो, ऐसा कोई मार्क उसकी बॉडी पे नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि जो रेप हुआ है, जो मथुराबाई का रेप हुआ है वो रेप नहीं है, वो उसकी जो सहमति से जो है वो इंटरकोर्स हुआ होगा, क्योंकि बॉडी पे कोई ऐसे मार्क नहीं थे जो कि उसने रेसिस्ट किया हो। तो जज को ने कहा कि भाई ऐसा नहीं लग रहा है कि इतने सारे लोगों ने मिलके जो है रेप किया हो और उसने रेसिस्ट ही नहीं किया हो, तो इसका मतलब है कि अगर उसकी बॉडी पे कोई मार्क नहीं है, उसने वहां पे अपने आप को सहमति से वो रेप किया हो। तो इस केस में ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये जो है कंसेंट है, और अगर कंसेंट है तो इसका मतलब कोई रेप है ही नहीं। तो इस केस की बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया गया इस जजमेंट को, और उसके बाद फिर अमेंडमेंट्स लाए गए, और इस अमेंडमेंट में लाया गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। और अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ कि कंसेंट है या नहीं है ये अक्यूज्ड पे डाल दिया गया। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये अक्यूज्ड पे डाल दिया गया कि सहमति दी थी या नहीं दी थी। अब वो इस चीज को कंफर्म करेगा। मतलब कि अगर फीमेल पर्सन जिसका रेप हुआ है अगर वो कह देती है कि मेरी सहमति नहीं थी, तो यहाँ पर कोर्ट कंसीडर कर लेगी, कोर्ट ने मान लिया है। लेकिन अब बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर जो है एक्यूज्ड पर शिफ्ट हो गया। अब जो है एक्यूज्ड यहाँ पर प्रूव करेगा कि कंसेंट है या नहीं है। फिर उसके बाद सेक्शन 376 का सब क्लॉज 2 ये यहाँ पर कस्टोडियल रेप के बारे में डिस्कस करता है। ये सेक्शन अब इस सेक्शन में कवर कर लिया गया कि कोई भी पर्सन जो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है और पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में या उसके प्रेमिसेस में किसी वुमेन के साथ, या कोई पब्लिक सर्वेंट जो है, या फिर जो जेल में जेल का स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, या गार्जियन है, टीचर है, तो इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड कर ली गई, क्योंकि जो गार्जियन है, टीचर है, उनकी भी कस्टडी में हम लोग हैं। अगर हॉस्पिटल में है तो वहाँ भी कस्टडी है। तो ये सब पॉइंट्स जो है यहाँ पर इंक्लूड कर लिए गए। कस्टोडियल रेप 376(2) ये सेक्शन यहाँ पे ऐड किया गया। फिर उसके साथ साथ सेक्शन 376A 376D तक ऐड कर दिए गए सेक्शन। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन आ गए हैं? इसमें वो सारे सेक्शन आ गए हैं जो पनिशमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है पनिशमेंट जो है थोड़ी हार्श कर दी गई कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है
तो एज, वहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया, वो सब इंक्लूड कर लिया गया, या जो है पर्सन किसी की ऑथोरिटी में है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस को ऐड कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद सेक्शन 228 ऐड किया गया, जिसमें कि विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ये सेक्शन ऐड कर दिया गया कि जो विक्टिम है, जिसके साथ रेप हुआ है, उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी, क्योंकि इस चीज को कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में बहुत इल इफेक्ट होते हैं। अगर किसी ऐसी लड़की का जिसके साथ रेप हुआ है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी जाए तो कहीं ना कहीं उसका समाज में जीना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से कोर्ट ने डिसीजन लिया और सेक्शन 228 ऐड कर दिया, जिसमें कि विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है ये सेक्शन 376 से रिलेटेड। तो तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये सब पॉइंट्स आप कहीं नोट कर लें कि आप लोगों को पता रहे कि ये जो सेक्शंस ए बी सी जो ऐड हुए थे ये कहाँ से ऐड हुए थे। अब नेक्स्ट है निर्भया केस 2012 या कि दिल्ली रेप केस। अब इस केस ने तो पूरे ही देश को हिला दिया था। अब इस केस में जो हुआ तो वहां पर अमेंडमेंट आता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो जब ये निर्भया रेप केस हुआ था उस वक्त इतना हंगामा इंडिया में हो गया था, हर आदमी सिर्फ जो है निर्भया को लेके प्रोटेस्ट हो रहे थे, जगह जगह पे धरने दिए जा रहे थे, जगह जगह पे जस्टिस फॉर निर्भया स्लोगन के साथ लोग चल रहे थे। तो वहाँ पर फिर अमेंडमेंट आता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो बहुत ही बुरा रेप केस था ये। तो फिर इसमें एक कमिटी बनी जो कि जस्टिस वर्मा कमिटी थी। तो इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, उन रिकमेंडेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने रिकमेंड दिया वो कहा कि हम पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट फॉर रेप इंक्रीज कर देते हैं। फिर साथ ही साथ इन्होंने इंक्रीज करा। अब अगर आपको याद हो तो उससे पहले एक एसिड अटैक भी हुआ था, जो कि एसिड अटैक मूवी भी बनी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो फिर वो एसिड अटैक का जजमेंट भी यहाँ पर आया 2013 में। और फिर यहाँ पर जो है ये सभी केसेस जो है सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड, एसिड अटैक हो गया, वॉरिज्म हो गया, इन सब की पनिशमेंट भी इंक्रीज कर दी गई और बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाए गए फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट ऑफ रेप। अब बहुत बड़ा इशू था कि हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ा इशू है कि पुलिस जो है वो जल्दी से कोई भी कंप्लेन, कोई भी एफआईआर लिखने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम है इंडिया में। अब आप ये तो रेप केस है, अगर हम नॉर्मली भी बात कर लें किसी छोटे केस की भी, तो उस केस में भी जो पुलिस है वो जल्दी से एफआईआर नहीं लिखती है। अब ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं शायद कि उन लोगों पे बर्डन पड़ता है काम के लिए, शायद वो इसी वजह से अपने काम से बचने के लिए इनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उनको सब तहकीकात करनी पड़ती है, शायद इसी वजह से वो ना लिखते हो। लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं जो है अपराधी जो है बच निकलता है। तो यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाए गए जिससे कि कंप्लेंट ऑफ रेप जो है इंस्टेंटली जो फाइल कर ली जाए। अब आते हैं अपने थर्ड सबसे बड़े केस पर, जो है कथुआ रेप केस 2018। अब यहाँ पर बना क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। अब यहाँ पे प्रोविजंस बनाने थे जो माइनर के साथ रेप होते हैं उससे रिलेटेड। अब रेप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इंडिया में है और मुझे ऐसा लगता है कि पनिशमेंट को हार्शर बनाने में, अब आज तक जितने भी केस हमने पढ़े हैं, जितने भी केस लॉज पढ़े हैं, जितने भी पीनल प्रोविजन रेप से रिलेटेड बने हैं, अमेंड हुए हैं, उनमें पनिशमेंट को इन्हांस तो ज़रूर किया गया, इंक्रीज तो ज़रूर किया गया, पनिशमेंट हार्श बना दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे दिया, लेकिन डेथ पेनल्टी फिर भी नहीं है।
तो क्या पनिशमेंट इंक्रीज करने से रेप केसेस कम होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कितना भी पनिशमेंट हम क्यों ना इंक्रीज कर ले। कहीं ना कहीं जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, अपनी सोसाइटी को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक ये रेप ऐसे ही होते रहेंगे और ऐसे ही जो एक्यूज्ड है वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। उनके साथ भी कुछ ज़्यादा हार्श पनिशमेंट देने के बाद भी क्या होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। लेकिन एक लड़की जिसकी पूरी जो लाइफ है वो इफेक्ट हो गई है, वो चीज़ तो उसको वापस नहीं मिलेगी ना। और अगर हम इसी चीज़ के लिए अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि ये जो है कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है, एक बायोलॉजिकल नीड है, एक कॉमन बात है जिस पे हमें अगर खुल के बात करें तो हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझेगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डेवलप है, वो इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन जहाँ पर अवेयरनेस, जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, वो लोग आज भी अपनी उसी मेंटेलिटी के साथ जीवित हैं। तो रेप केस अगर रोकने हैं इंडिया में तो एक ही रास्ता है, पब्लिक अवेयरनेस। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, आप कितना भी पनिशमेंट को इन्हांस कर ले। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब कथुआ रेप केस हुआ, एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, एक माइनर के साथ। इसमें भी जो पनिशमेंट्स हैं, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में क्या होता है, जो 16 साल, जो 12 साल की लड़कियों के साथ रेप करता है उसके लिए अमेंडमेंट हुआ। अब यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया पनिशमेंट। मिनिमम पनिशमेंट जो रेप थी 7 साल थी, जिसको इंक्रीज करके 10 साल कर दिया गया 2018 अमेंडमेंट में। फिर अगर 16 साल से कम लड़की का गैंग रेप होता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। फिर अगर रेप होता है 12 साल से कम उम्र की लड़की का, तो मिनिमम पनिशमेंट जो रहेगी वो 20 साल इम्प्रिजनमेंट रहेगी, अप टू डेथ पेनल्टी। ये इसमें कहा गया। फिर इसमें और भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। आगे है प्रोविजन ऑफ स्पीडी ट्रायल, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ अपील। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से एग्जामिनर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए हमें केस लॉस पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक प्रोविजन आया कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद ट्रायल भी जो है वो एफटीसी चलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलेगा, और जो मामले का जो डिस्पोजल ऑफ है वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ये सब जो है इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। फिर अब कितनी प्रॉब्लम है कि एक लड़की जो नॉर्मली जाकर भी एफआईआर नहीं लिखवा सकती है अगर उसके साथ कुछ भी अगर गलत होता है, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि वो लोग इस बारे में शायद सुनना ही नहीं चाहते हैं अगर किसी के साथ कुछ गलत हो। अब वो अगर पुलिस स्टेशन भी जाए तो पुलिस वाले उसको इतना ज़्यादा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ के इतना टॉर्चर कर देते हैं उसको, उसकी फैमिली को, कि वो शायद खुद से भी कहीं ना कहीं हार जाती है उस चीज़ से फाइट करने के लिए। तो हमें इस चीज़ के लिए जब तक हम नहीं एजुकेटेड होंगे, जब तक हम नहीं लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, तब तक इन चीज़ों से ऊपर आना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का टाइम रख दिया क्या, 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, ट्रायल 2 महीने के अंदर कंप्लीट, डिस्पोजल ऑफ अपील कंप्लीट 6 महीने में। ऐसा करना पड़ा क्योंकि इतना लंबा केस चलता है, इन्वेस्टिगेशन ही इतने दिनों में जाकर होती है कि एविडेंसेस को टेम्पर कर दिया जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद आता है कि इसमें नो प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल फॉर द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप और गैंग रेप। अगर कोई भी 16 साल की लड़की, नीचे 16 साल की एज से कम लड़की का रेप या गैंग रेप होता है तो एंटीसिपेटरी रेप का प्रोविजन खत्म कर दिया गया, उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। फिर आता है पनिशमेंट इन आईपीसी। अगर देखो अब पनिशमेंट जो है किसी भी माइनर का रेप होता है, पनिशमेंट आईपीसी में भी गिवन है, पनिशमेंट पोक्सो में भी गिवन है। पोक्सो जो है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है।
अब दोनों में से जिसमें भी कवर हो रहा होगा और जिसमें भी पनिशमेंट हायर होगी, ज़्यादा पनिशमेंट होगी, तो उसमें जाकर जो है एक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलेगी। जो भी ज़्यादा पनिशमेंट होगी उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो तीनों केस जो आज हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। मथुरा बाई रेप केस, निर्भया रेप केस और कथुआ रेप केस। निर्भया में जो है एक्यूज्ड पे डाल दिया गया कि आप प्रूव करेंगे कि लड़की की जो कंसेंट थी या नहीं थी। फिर निर्भया केस में पनिशमेंट जो है उनको इन्हेंस किया गया। फिर निर्भया केस में जुवेनाइल एज को भी इंक्रीज किया गया, जो 18 साल से जो थी 16 साल कर दी गई। ये इम्पॉर्टेंट है, जो जुवेनाइल की एज थी वो 18 से 16 कर दी गई है। और कथुआ रेप केस में जो अमेंडमेंट हुआ वो 2018 हुआ। तो तीन हमने बहुत इम्पॉर्टेंट और इंडिया के बहुत ही बड़े केस हमने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किए। तीनों जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए, लोगों को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए पनिशमेंट को इन्हेंस कर दिया जाता है। तो हमें जो है समाज को चेंज करना पड़ेगा। पनिशमेंट से सिर्फ कोर्ट जो है पनिशमेंट को इन्हांस कर देती है, ऐड कर देती है और हम उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे कि किसी को टॉर्चर कर दिया जाए, किसी को फांसी की सजा दी जाए, हम लोग उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये बहुत गलत है। क्यों ना हम जो अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करें जिससे कि जो है ये रेप केस, ये जो प्रॉब्लम हमारी एक इंडियन सोसाइटी में है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो। तो आप लोगों को ये तीनों केस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी के जो सेक्शन है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझाने वाला है, कुछ आपको नहीं समझ आया, तो आप बिल्कुल मुझे बता दीजिए। मैं सारे सेक्शन 375 और 376 सारे अमेंडमेंट केस लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं वो लोग भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी जिससे कि आप लोगों को वो भी समझ आए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट उठा सके। और आपके जो फ्रेंड्स एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। थैंक यू।